हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टीवीएम यूट्यूब चैनल। आज हम टेली प्राइम की सेकंड वीडियो में बेसिक टेक्निकल वर्ड्स को आसानी से समझेंगे। ये वर्ड टेली सीखने के लिए हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका ट्रेड, जिसको हम हिंदी में व्यापार भी कहते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोफेशन, जिसको हम पैसा बोलते हैं। वह काम या व्यवसाय जिसे कोई व्यक्ति अपनी इनकम कमाते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, इंजीनियर आदि। इसके बाद आता है बिजनेस, जिसको हम व्यवसाय बोलते हैं। जो काम लाभ या प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है उसे बिजनेस कहते हैं। सामान, सेवा को खरीदना, बेचना ताकि पैसे कमाए जा सके। इस तरह से देखिए, बिजनेस होगा तो बाइंग होगी, सेलिंग होगी, प्लस यहाँ पे प्रॉफिट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। ठीक है। अब हो जाता है क्रेडिटर, जिसको हम लेनदार बोलते हैं। लेनदार का मतलब होता है जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वह हमारा क्रेडिटर में लेनदार कहलाता है। नेक्स्ट है आपका डेटर। डेटर क्या होते हैं? डेटर, जिसको हम देनदार बोलते हैं, वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदती है या रुपया उधार लेती है, देनदार डेबिटर कहलाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वह हमारे डेबिटर्स या देनदार कहलाते हैं। नेक्स्ट है पूंजी कैपिटल। व्यापार में स्वामी या ओनर जो रुपया या माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। एग्जाम्पल नोट लिखा हुआ है यहाँ पे एक, व्यापार में लाभ प्रॉफिट होने पर पूंजी बढ़ती है। व्यापार में लाभ या प्रॉफिट होने पर पूंजी बढ़ती है और हानि होने पर लॉस या हानि होने पर पूंजी घटती है। इसके बाद आता है आपका ऑनर, मीन स्वामी। ऑनर क्या है? ऑनर वह होता है जो बिजनेस शुरू करता है, उसमें पैसा लगाता है, जिसे पूंजी या हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है। अब आता है आपका एग्जाम्पल, जैसे जब बिजनेस का सिर्फ एक ही मालिक होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम एकल स्वामित्व कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक पर्सन है राम, जिसकी एक शॉप है, तो उसका ओनर कौन है? राम ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं, जब बिजनेस में दो या दो से अधिक मालिक होते हैं तो इसे हम पार्टनरशिप या साझेदारी कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे राम और श्याम मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर राम और श्याम दोनों क्या हो गए? पार्टनर्स हो गए, और इन दोनों की पार्टनरशिप को ही हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका ड्राइंग्स, जिसको हम हिंदी में आहरण कहते हैं। ठीक है। अब ड्राइंग्स क्या होता है? व्यापार में बिजनेस का ओनर, मालिक अपने पर्सनल खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपया माल निकालता है वह उसका आहरण या ड्राइंग या निजी खर्च कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके एसेट्स, जिसको हम संपत्ति बोलते हैं। बिजनेस में यूज ऐसी वस्तुएं बिजनेस चलाने में मदद करती हैं जिनको प्रॉफिट कमाने के लिए बेचा नहीं जाता बल्कि उनके साथ काम करके लाभ कमाया जाता है, उसे हम एसेट्स कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एसेट्स 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्थायी संपत्ति, जिसको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। दूसरा है चालू संपत्ति, जिसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। अब स्थायी संपत्तियां क्या होती हैं? स्थायी संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जिनका उपयोग व्यवसाय में लंबे समय तक किया जाता है, जिनसे उत्पादन कार्य में
सहायता मिलती है। बिजनेस की वे सभी चीजें जो लंबे समय तक उपयोग में लाई जाती हैं और बेचने के लिए नहीं होती हैं, जैसे जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, वाहन, मशीन आदि। ठीक है, इसके बाद चलते हैं करंट एसेट्स में। आपके करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वे एसेट्स होते हैं जिन्हें कम समय, आमतौर पर 1 साल के अंदर में कैश में बदला जा सकता है। जैसे कैश, ये कहीं ना कहीं हमारी संपत्ति होती है, लेकिन हम इसका यूज करके इसको हम यूज करते हैं, इसके बाद यूज करते हैं। पहले तो हम यूज करते हैं, जैसे कि मान के चलिए हमें कुछ परचेस करना है, तो हमने वो कैश उठाया बिजनेस से जो कैश उठाया वो जाके परचेस कर लिया। परचेस करके जो माल लेकर आए हैं बेचने के पर्पज से, सेल करने के पर्पज से, हमने उसको सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद जब हमने सेल किया तो वो हमारा कहीं ना कहीं कैश में फिर से कन्वर्ट हो गया। कैश में कन्वर्ट हुआ ना, जैसे कि मान के चलिए आप लेकर आए हैं, अब ऐसा तो है नहीं जितने में आप लेकर आए हुए उसी रेट में आप सेल करेंगे, नहीं करेंगे। हमने प्रॉफिट कमाने के पर्पज से कैपिटल, ये पैसा लगाया है, तो उसी पैसे को हम कह सकते हैं प्रॉफिट करेंगे। जैसे कि मान के चलिए आपका 10,000 है, 10,000 है, तो आप उसमें से 20,000 तो प्रॉफिट अर्न करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, आपका कैश हुआ। तो आपने कैश, आपका जो कैपिटल है उसका आपने क्या कर दिया, कैश में कन्वर्ट कर दिया। आपने ये कैश, मतलब जो ऑनर जो कैश लाए थे बिजनेस में, उन्होंने क्या कैश लाए थे, तो उनको आपने सेल किया। सेल करने के बाद उससे प्रॉफिट अर्न किया और वो कहीं ना कहीं आपकी कैश में कन्वर्ट हो गए। तो ठीक है। इसके बाद आता है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस जिसको बैंक में पैसा, जैसे कि बैंक में पैसा बैंक में पैसा। इसके बाद आता है डेटर्स, जिनसे पैसा लेना है। स्टॉक माल, जैसे कि हम लोग अब परचेस करके लाए हैं, कुछ लोग जैसे कस्टमर ऐसे आते हैं हमारे पास जिनको हमें क्रेडिट पे परचेस, मतलब सेल करना होता है ना, तो उसको भी हम किस में रखते हैं, चालू संपत्ति या करंट एसेट्स में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी तो पैसे नहीं दे रहे, अभी तो हमसे माल लेकर गए हैं, लेकिन कभी तो पैसे देंगे ना, कभी तो देंगे, इसलिए हम उसको क्या रखते हैं, करंट एसेट्स में रखते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज मतलब होती है आपकी दायित्व, आपकी जिम्मेदारियां, मतलब आपने जिससे जो पैसा लिया है आपको उसको एक टाइम बाद पे करना होंगे। ठीक है, सीधी सी बात इसी में है। चलिए हम इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दायित्व, दायित्व 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 मतलब लाइबिलिटीज वे रकम या जिम्मेदारियां जिन्हें व्यवसाय को भविष्य में चुकाना होता है। लाइबिलिटीज मुख्य 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है करंट लाइबिलिटीज और एक होती है फिक्स लाइबिलिटीज, जो एक लॉन्ग टर्म्स होती है, मतलब एक लंबे टाइम तक हमारे ऊपर जो एक लाइबिलिटी, मतलब एक जिम्मेदारी रहती है। तो सबसे पहले हम करंट लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जिन्हें 1 साल के अंदर चुकाना होता है, जिनको हमें 1 साल के अंदर पे करना होता है या चुकाना होता है, उसे हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। जैसे हमारे क्रेडिटर, जैसे हम कोई माल है परचेस करके लाए हैं क्रेडिट पर, अब हमें उन्हें को पे करनी है। हम ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हमको मतलब 1 साल के अंदर ही पे करनी होती है। कुछ हमारी लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जो हमें 1-2 साल में आराम से पे कर देते हैं, मतलब हमें टाइम मिल जाता है उस बीच में। तो वही चीज है। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज में हम कुछ सेल करते हैं या फिर परचेस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटीज में रखते हैं। ठीक है, जिससे हम उधार माल लेकर आए हैं उसको हमें सेल करने के बाद जो हमारे पास पैसा आता है और जिससे हम परचेस करके लेकर आते हैं, जिसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, उसको हमें पे करना होते हैं। ठीक है, जिनसे हम उधार माल लिया, देखिए इसमें लिखा हुआ है सब क्रेडिटर, लेनदार, जिनसे उधार माल लिया है। इसके बाद आते हैं बिल पेबल, बिल पेबल क्या होता है? जो बिल फ्यूचर में चुकाने हैं, मतलब जो बिल ऐसे बिल हैं जो हमें फ्यूचर में चुकाने हैं, अभी हमने पे नहीं किए हैं या दिए नहीं है। इसके बाद आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? आपका बकाया खर्च, जो खर्च हो चुके हैं लेकिन अभी दिए नहीं हैं, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलिए अब चलते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट की ओर। बैंक से पैसा
निकाला है हमने, बैंक से पैसा हमने निकाला है, लेकिन क्या निकाला है, ओवर निकाले। मतलब मान के चलते हैं हमारे बैंक में 10,000 है, 10,000 और हमने निकाला कितना है, 20,000। तो कहीं ना कहीं ये ओवर पैसा निकाल लिया हमने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा पैसा हमने जो निकाला है वो हमारा किस में चले जाता है, उधार में। तो इसको हमें कैसे पे करना होता है, किसमें आते हैं वो, हमारी करंट लाइबिलिटीज में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं आपके शॉर्ट टर्म्स लोन, अल्पकालीन ऋण जो जल्दी चुकाना होता है। जैसे मान के चलिए शॉर्ट टर्म्स ऋण जो हमें चुकाना होता है, जैसे सपोज देन हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने कोई डाउन पेमेंट जमा करके कोई चीज हमने परचेस कर ली है, लेकिन वो हमने जो हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो हमने 6 मंथ का, 8th मंथ का, या फिर कह सकते हैं 12th मंथ में हम उसको पे कर ही देते हैं, है ना। तो ये हमारे कौन से बिल कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं शॉर्ट टर्म्स लोन, या ठीक है, इसी को हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। और देखते हैं आगे टैक्सेस बिल। टैक्सेस बिल क्या होता है, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स जो देना बाकी है, फिक्स्ड लोन। अब ये भी जीएसटी भी क्या होती है, क्वार्टरली होती है, मंथली होती है। तो इसको भी आप क्या कर रहे हैं, एक पूरे मतलब पूरे 12 मंथ के ड्यूरेशन में हम देखें तो उसके अंडर ही आपको इनको पे करनी होती है, जीएसटी और इनकम टैक्स, ठीक है। अब आते हैं आपके फिक्स्ड लोन टर्म में। फिक्स लोन टर्म में लाइबिलिटीज, हम जिसको फिक्स लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटीज भी इसको हम बोल सकते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। दीर्घकालीन लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये जिम्मेदारी जिन्हें व्यवसाय लंबे समय के बाद चुकाता है, जिन्हें व्यवसाय कब चुकाता है, लंबे समय के बाद चुकाता है। वे दायित्व होते हैं जिन्हें लंबे समय या 1 साल से अधिक के बाद चुकाना होता है। जैसे बैंक लोन, जैसे आपने बैंक लोन लिया, आपने बैंक से 5 साल के लिए 1 लाख का लोन लिया, कितने का लिया, 1 लाख का आपने लोन लिया, तो यह लोन क्या हो गया आपका, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। चलिए अब आता है आपका डिवेंचर्स। अभी डिवेंचर्स या ऋण पत्र क्या होते हैं, कंपनी ने लोगों से लंबे समय के लिए पैसा लिया, तो यह भी क्या है आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। इसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म्स, दीर्घकालीन उधार, जिसे हम बोलते हैं दीर्घकालीन उधार। किसी व्यक्ति या संस्था से कई साल के लिए उधार लिया जाता है, तो यह कहलाते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। इसके बाद आसान एग्जांपल में हम समझें तो राम ने बिजनेस के लिए 3 साल का एक लोन लिया, ये कहलाता है आपका फिक्स्ड लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंशन, जिसको हम आदित्य व्यय भी बोलते हैं। बकाया खर्च, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वे खर्च होते हैं जो वर्तमान अवधि में हो चुके हैं लेकिन उनका भुगतान अभी बाकी है। वह खर्च जो हो चुके हैं लेकिन अभी भुगतान या पे नहीं किए गए हैं, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें आ जाता है आपके सैलरी बकाया, अभी तक दी नहीं है। इसके बाद रेंट बकाया, इलेक्ट्रिसिटी बकाया। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी को ब्रेक कर देते कि भाई अगले मंथ ले लेना, तो इस तरह से हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे, हमारे जो अकाउंट है, ये टैली सॉफ्टवेयर है, उसमें कैसे मेंटेन करेंगे, उसको हम करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है, क्योंकि अभी दी नहीं है, हमने पे नहीं की है। चलिए अब आते हैं आपके, हाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, कभी कभी आप ऐसा होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे पाते, भूल जाते हैं, डेट निकल जाती, तो कैसे मेंटेन होता है वो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में मेंटेन होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी संपत्ति को मूल लागत को उसके उपयोगी जीवन के दौरान थोड़ा थोड़ा करके व्यय में परिवर्तित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, मान लो आपने एक बाइक खरीदी,
है ना। आपने एक बाइक खरीदी, कितने की खरीदी है? 50,000 की। कितने की खरीदी आपने? 50,000 की खरीदी। और 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45,000। कितनी हो जाएगी? 45,000। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 40,000। हर साल जो कीमत कम हो रही है, कम हो रही है, वही क्या कहलाता है? आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। चलिए, ये इस तरह से हमने इसको लिखा है, जैसे 50,000, 35,000, 35,000 और इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5,000। तो ये डिफरेंस ही क्या कहलाता है? आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। चलते हैं अब अगली। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर वह 12 महीने या 1 महीने की लेखा अवधि होती है जिसमें व्यवसाय अपनी आय या इनकम एक्सपेंसेस को पूरा लेखा जोखा रखता है। हमारे यहाँ इंडिया में 1 अप्रैल से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और ये चलता है 31 मार्च तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका अकाउंट। अकाउंट क्या होते हैं? अकाउंट एक बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं उन्हें अकाउंट के रूप में लिखा जाता है। जो भी आपके जो लेन देन होंगे उनको हम किसके रूप में लिखते हैं? अकाउंट के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब खाते क्या होते हैं? खाता वह रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यवसाय से जुड़े लेन देन, ट्रांजेक्शन्स का पूरा लेखा जोखा होता है। जैसे परचेस, सेल, राम, मोहन, बैंक, कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, एसेट्स, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस एट्स। जैसे किरण ने 10,000 रुपए का एक नगद कंप्यूटर खरीदा है। यहाँ पर 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। पहला हो रहा है कंप्यूटर, दूसरा हो रहा है कैश। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं अकाउंट का। क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे, क्लासिफिकेशन के ऑफ कंप्यूटर। अकाउंटिंग में सभी ट्रांजेक्शन्स को सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट को अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। अकाउंट में हर खाता, अकाउंट 2 पक्ष के होते हैं। खाते और अकाउंट एक ही बात है, ये किसमें होते हैं? 2 पक्ष में होते हैं, ताकि लेन देन को सही तरीके से लिखा जा सके। चलिए, पहला है डेबिट। डेबिट डेबिट पक्ष। ठीक है, ये खाते का लेफ्ट साइड बायां भाग होता है, इसमें लिखा जाता है। ठीक है, जो चीज आती है, खर्च और नुकसान, खर्च और नुकसान। इसके बाद आता है आपका क्रेडिट पक्ष। यह खाते को राइट साइड मतलब दायां भाग होता है, इसमें लिखा जाता है जो चीजें आती हैं, इनकम और प्रॉफिट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ये बिल्कुल डेबिट और क्रेडिट माइनस और प्लस की तरह काम करता है आपका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। एक एक करके हम इसको समझेंगे कि ये चीजें होती क्या है। पर्सनल में क्या होता है, रियल में क्या होता है, डेबिट में क्या होता है, सॉरी नॉमिनल में क्या होता है ना, क्या होते हैं ये अकाउंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति, पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी के अकाउंट बनाए जाते हैं। जैसे मोहित अकाउंट, राहुल अकाउंट, किरण अकाउंट, बैंक अकाउंट और XYZ जो भी आपकी कंपनी होगी जिससे आप GST आई मीन सॉरी टैली में अकाउंटिंग करेंगे, ट्रांजेक्शन्स करेंगे, वो यहाँ पे कंपनी होगी, है ना। कोई भी कंपनी हो सकती है इसमें, A to Z। इसके बाद कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स आदि। अब इसमें
कौन कौन सी संस्थाएं हो सकती हैं या फिर हो सकते हैं अकाउंट, जैसे स्टेट बैंक का अकाउंट यहाँ पे हो सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का हो सकता है, राम अकाउंट हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आने वाले हैं टैली के अंदर। ठीक है, चलिए ये आपके हैं बैंक अकाउंट, ये आपके हैं इंडस्ट्रीज अकाउंट और ये आपके राम अकाउंट। तो ये आपके किस में आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। कहीं ना कहीं ये हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं ओनर के, जैसे ओनर की कंपनी है या ओनर ने जिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया है तो ये कहीं ना कहीं पर्सनली है ना उसका, तो ये सारी चीजें क्या है, पर्सनल अकाउंट में आएंगी। चलिए अब इसका रूल देख लेते हैं, पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डेबिट। क्रेडिट द गिवर, जो दे उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है इसके बाद चलते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में चलते हैं हम। रियल अकाउंट जिसको हम वास्तविक अकाउंट बोलते हैं हिंदी में, रियल अकाउंट वह है जिसमें एसेट से संबंधित अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला है रियल अकाउंट के टू टाइप्स होते हैं, जिसमें हम टेंजिबल एसेट्स होते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, किसमें, रियल अकाउंट में। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। टेंजिबल एसेट वह संपत्ति जिसे हम देख या छू सकते हैं उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, है ना। इसका रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम इन, मतलब जो वस्तु व्यवसाय में आए उसे डेबिट करें और जो वस्तु व्यवसाय से बाहर जाए उसे क्रेडिट करें। जैसे फर्नीचर खरीदा कितने का, 10,000 का नगद कैश में, तो हमारा फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। टू कैश, कैश क्या है, जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। देखिए यही कह रहा है क्या गोल्डन रूल आपका, जो वस्तु व्यवसाय में आए उसे डेबिट करना है, जो वस्तु व्यवसाय से बाहर जाए उसे क्रेडिट करना है। ठीक है, और रियल अकाउंट क्या कह रहा था अभी हमारा, रियल अकाउंट हमारा बोल रहे थे अभी, जिसमें संपत्ति मतलब एसेट्स से संबंधित अकाउंट बनाए जाते हैं उसे रियल अकाउंट कहते हैं। टू टाइप्स एसेट संपत्ति होती है, मतलब टू टाइप से एसेट से संबंधित संपत्ति होती हैं, किसमें, रियल अकाउंट में। टेंजिबल एसेट्स आपको समझ में आ गए होंगे किन्हें बोलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स की ओर, जिसको हम निराकार बोलते हैं, ऐसी संपत्ति या एसेट जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन उनका मूल्य होता है। आपको हिंदी में इसका नाम से समझ में आ जाएगा, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता, मतलब जिसको हम छू ही नहीं पा रहे। अब जिसका कोई आकार ही नहीं होगा तो उसको हम छूएंगे कैसे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिजनेस में अपना काम तो कर रहा है। जैसे होता है आपकी गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट और इसके बाद होता है ट्रेडमार्क। ठीक है, इस तरह से हमारे ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं कहीं, और इनका हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट। चलिए इनका रूल देख लेते हैं हम। वैसे तो हमने रूल देख लिया है, व्यवसाय में जो वस्तु आती है उसे डेबिट करना है, क्रेडिट में क्या आएगा, जो वस्तु व्यवसाय से बाहर जाए उसे क्रेडिट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी गुडविल है, गुडविल कितने की है आपकी